चलिए स्टूडेंट्स, आज हम निराला जी की अगली कविता पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है वह तोड़ती पत्थर। यह कविता निराला जी की प्रगतिवादी भावना को लेकर लिखी गई है। भरी दोपहरी में सड़क के किनारे पर पत्थर तोड़ती हुई एक महिला को देख के बारे में यह कविता लिखी गई है और इस कविता के माध्यम से उन्होंने झुलसती हुई लू में हथौड़ा चलाती, पसीना बहाती अकेली युवती है। पत्थर तोड़ती महिला जो है वह शोषित वर्ग का प्रतीक, अर्थात जिसका शोषण किया जाता है और जो उसका शोषण करने वाले हैं उनको भव्य भवन अर्थात महल के रूप में निराला जी ने दिखाया है। और यह कविता मानवीय संवेदना पर आधारित है। कुछ इनकी चुनिंदा कविताओं में से एक है। उस महिला के प्रति इनकी वेदना प्रकट हुई है। कवि की महिला के प्रति वेदना प्रकट हुई है और वो ये कहते हैं कि किस तरह से समाज में असमानता, सामाजिक असमानता को दिखाना इस कविता का मुख्य लक्ष्य है। कि एक तरफ तो एक छायादार वृक्ष भी नहीं है, भरी दोपहरी में वह महिला बैठ करके पत्थर तोड़ रही है, कठिन मेहनत कर रही है। और दूसरी तरफ जो है वो क्या है कि वह महिला के सामने बिल्कुल कौन है, वो है बड़े बड़े महलों में रहने वाले लोग। बड़े बड़े महलों में लोग रह रहे हैं। आगे हम पढ़ते हैं, आइए शुरू करते हैं कि वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। कवि कहता है कि दिन भर मजदूरी करने वाली वह स्त्री पत्थर को तोड़ रही है। मैंने उसे इलाहाबाद के एक रास्ते पर पत्थर तोड़ते हुए देखा है। कवि क्या कहता है कि मैंने उसे इलाहाबाद के एक पथ अर्थात रास्ते पर पत्थर तोड़ते हुए देखा है। नहीं छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, कि वहां पर प्रचंड भरी दोपहरी है, जेठ का महीना है, कोई ऐसा छायादार वृक्ष है जहां वह नारी बैठ करके पत्थर तोड़ रही है। वो कहते हैं कि उसने वहां पर उस गर्मी में काम करने को स्वीकार कर लिया है, अर्थात मैंने ये काम करना ही है, यह बात स्वीकार करके वह नारी छायादार वृक्षों को तोड़ रही है। शाम तन भर बंधा यौवन, उस महिला का बाहरी व्यक्तित्व कैसा है इसके बारे में कवि कहता है कि शाम तन, उसका शरीर का रंग जो है वह सांवला है, कुछ तो धूप में बैठी है, सांवला सा रंग है। भर बंधा यौवन, कि वह अभी पूरी युवावस्था में है। बंधा यौवन का अर्थ है कि पूरी जवानी की उम्र में है। नत नयन, नत अर्थात उसकी आंखें नीचे की ओर झुकी हुई है। प्रिय कर्म रत मन, कि उसने उस काम को अपना प्रिय काम बना लिया है कि मैंने जो काम करना है ये मेरा प्रिय कर्म है और उसी में रत अर्थात लीन है। क्या है उसका लीन? मन। उसके अपने पसंदीदा काम में उसका मन पूरी तरह से लगा हुआ है, अर्थात वह अपने काम को बड़ा मन लगा करके कर रही है। गुरु हथौड़ा हाथ, गुरु का अर्थ है बहुत बड़ा, बड़ा सा हथौड़ा उसके हाथ में है। करती बार बार प्रहार, वह पत्थर पर बार बार प्रहार कर रही है। भरी दोपहरी में, भरी पूरी जवानी में वह अपनी आंखों को नीचे करके अपने पसंदीदा काम को बड़े ही लगन के साथ कर रही है। उसके हाथों में बड़ा सा हथौड़ा है जिससे वह बार बार प्रहार कर रही है। और कवि क्या कहता है कि सामने तरु मालिका अट्टालिका प्राकार। प्राकार का अर्थ क्या होता है बेटा? बड़े बड़े महल प्रसाद आदि होते हैं। कवि कहता है कि जहां पर बैठकर जिस सड़क पर वह महिला बड़े से हथौड़े से पत्थर पर बार बार प्रहार कर रही है, ठीक उसके सामने बड़े बड़े महल अट्टालिकाएं और जहां पर बहुत सुंदर सुंदर वृक्षों की मालिका का अर्थ है कतारें लगी हुई हैं। बड़े बड़े वहां पर वृक्ष लगे हुए हैं। कहने का अर्थ क्या है कि जहां वह काम कर रही है ठीक उसके सामने पेड़ों की पंक्तियां हैं, बड़े बड़े ऊंचे महल और चार दीवारी बनी हुई है। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप। कवि क्या कहता है कि भरी दोपहरी है, धूप तेज है, चढ़ी हुई धूप है, तीखी धूप है, गर्मियों के दिन है। दीवा अर्थात दिन का जो सूर्य है उसका तमतमाता अर्थ है बड़ा तीखा और
प्रखर रूप दिखाई दे रहा है। सूर्य बड़ी तेज गति से चढ़ रहा है। धूप जो है बहुत तेज आसमान में चढ़ी हुई है, झुलसाती हुई, शरीर को झुलसाती हुई लू चल रही है कि अगर उस लू में अगर हम निकलते हैं तो हमारा शरीर जो है जल जाएगा, झुलस जाएगा, जिस तरह से अग्नि से जल जाता है। रुई जो जलती हुई भू, भू का अर्थ क्या है? पृथ्वी। ऐसे लग रहा है जैसे रुई जलती हुई तेज अग्नि प्रकट करती है, ऐसे सारी धरती तेज अग्नि से जल रही है। गर्द चिनगी छा गई। कवि क्या कहता है कि गर्द चिनगी छा गई। इसका अर्थ क्या है? गर्द का अर्थ है धूल के कण पूरे वातावरण में छा गए हैं। लगभग दोपहर का समय है, प्राय हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। कवि ने जहां वो बैठ करके पत्थर तोड़ रही है पहले वहां का बताया, फिर ओवरऑल सारा वातावरण, मौसम कैसा है कि बताया कि गर्मी के दिन है, धूप बड़ी तेज है और ऐसे लग रहा है झुलसाती हुई लू चल रही है, मानो सारी धरती रुई की तरह से जल रही है और पूरी गर्द अर्थात पूरे वातावरण में धूल सी छा गई है और लगभग दोपहर का समय है। वह वहां बैठ करके पत्थर तोड़ रही है। अब कवि आगे क्या कहता है कि देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। कवि क्या कहता है कि उस महिला को जब मैंने देखा तो मुझे अपनी ओर देखते हुए देखा तो उसकी विचारधारा विचलित सी हो गई कि मैं उसको जब देख रहा था इस स्थिति के अंदर तो उसने भी मुझे एक बार देखा, मुझे तो एक बार, कि जब मैं उसे देख रहा हूं इस बात को उसने एक बार मेरी तरफ देखा कि मान लो कोई काम कर रहा है और हम उसको देख रहे हैं तो वह व्यक्ति या वह महिला जो भी है, बच्चा, वो हमें एक बार देखता है। कहते कि एक साधारण रूप में देखा। फिर उसने क्या किया कि उसने वहां जो मकान, बड़े बड़े भवन बने हुए थे उनकी ओर देखा और फिर उसे लगा कि मेरी तरफ देखा छिन्न तार, कि उसने ऐसी कोई उम्मीद नहीं दिखाई कि उसके साथ कुछ अच्छा होगा। सिर्फ आम तौर से, साधारण तौर से मुझे एक बार देखा कि मैं उसे देख रहा हूं। फिर उसने उस भवन की ओर देखा, उन महलों की ओर देखा जो वहां दिखाई दे रहे थे और उसके बाद कवि कहता है कि उसने देखा कि भाई कोई खास बात नहीं, देख कर कोई नहीं, अर्थात उसने महलों की तरफ और मेरी तरफ इस तरह से देखा कि यहाँ कोई भी नहीं है कि कोई मेरी मदद कर दे। देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। कवि ने पूरी कविता का सार इसमें लिख दिया है कि उस दृष्टि से, उस भावना से उसे ने मुझे देखा कि जो मार खाकर रोई नहीं, कि जीवन के संघर्ष के कारण कोई रो भी नहीं पाया। आप देखिए बेटा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हंस नहीं सकते, कि दर्द दुख इतने होते हैं कि वो चाहते हैं पर हंस नहीं पाते। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रो नहीं पाते, अर्थात अपना दुख व्यक्त नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके दुख को कोई देखने वाला नहीं होता। कवि ने इसी बात को रखा है कि मार खाकर रोई नहीं, सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो सुनी झंकार। अब कवि क्या कहता है कि अत्यंत करुणा भरी हुई थी, समाज से बुरी तरह से मार खाकर भी जो दृष्टि रोई नहीं है, अर्थात समाज से पीड़ित होकर भी उसने किसी से शिकायत नहीं की है, उसे किसी की सहानुभूति की कोई दृष्टि उसको चाहिए ही नहीं है। कहते कि उसने मुझे इस तरीके से देखा और ऐसे लगा कि उसकी जो भावनाएं हैं सहज सितार, कि जैसे कोई सितार या वीणा झंकृत सहजता से बजने लगी हो। सुनी मैंने वह नहीं जो सुनी झंकार। कवि कहता है कि मैंने उसके अंदर से जो पीड़ा, जो दर्द या जो गार निकालनी चाहिए, जो मेरे को सुनाई दी, ऐसी झंकार थी जो मैंने आज तक कभी सुनी नहीं थी। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर। मेरी तरफ उसने देखा और फिर उसने एक बार मुझे देखा और वह सुंदरी, बड़ी सुघर का अर्थ है बड़े सुंदर ढंग से, हल्की सी वह उसमें कंपकपाहट सी हुई, हलचल सी हुई। देखिए पहले कवि ने चित्रित किया है कि वह पहले सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से पत्थर तोड़ रही है और कोई उसमें हलचल नहीं हो रही। फिर उसने महलों और मेरी तरफ देखा एक ऐसी दृष्टि से कि जिससे उसको ये लग रहा है कि कोई उसका अपना है नहीं, कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। उसके अंदर से जो स्वर थे, जो उसके भाव थे, कवि कहते कि मुझे लगा कि जैसे सहजता से एक वीणा की झंकार बजने लगी है और ऐसी झंकार, ऐसी ध्वनि जो मैंने आज तक नहीं सुनी थी। एक क्षण के लिए वह कांपी, ढुलक माथे से गिरे सीकर। ढुलक का अर्थ है लुढ़क कर, माथे से सीकर का अर्थ है पसीने की बूंदें नीचे की तरफ गिर गई। लीन होते कर्म में फिर जो कहा,
कि एक बार वह हिली, हलचल सी हुई, उसका ध्यान बटा, उसके माथे से पसीने की बूंदें नीचे आकर के गिर गई और कवि कहता है कि फिर वह अपने नियत कर्म में अर्थात पत्थर तोड़ने में फिर से लीन हो गई। कि वो कहती है कि मुझे ऐसा कह रही कि मैं तो पत्थर तोड़ने वाली हूं, अर्थात मुझे एक क्षण के लिए भी काम रोकने की अनुमति नहीं है, मैं काम छोड़ नहीं सकती, मेरा काम ही यह है, मैं तोड़ती पत्थर, मैं पत्थरों को तोड़ रही हूं। देखो बेटा, अगर इसका भाव पकड़ना चाहते हैं तो एक तरफ से आप ये कह सकते हैं व्यवहारिक रूप में, प्रैक्टिकल रूप में वह पत्थर तोड़ रही है, दूसरी तरफ वह समाज में जो असमानता है, कवि ने जो चित्रित करना चाहा है, जो मुख्य भाव है, उसके ऊपर भी जैसे मानो प्रहार कर रही है कि क्या पता इस तरह के प्रहार से सामने वालों का दिल पिघल जाए। मैंने मेरा काम तो करना ही है, पर मुझे इस काम में थोड़ा सा सुकून मिल जाए।